सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित। वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन चालू कर दिए हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। क्योंकि मैथ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैथ को एकदम पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ना है और सही से नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्या कि हमारा जो नंबर होता है वो होता क्या है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला नंबर आता है वो आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। जो पहला आता है हमारा वो होता है प्राकृतिक संख्या। पहला आता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखो यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में गिनने में करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में गिनने में करेंगे। अच्छा, आप गिनने में कैसे करते हैं? मैंने आपसे कहा, अच्छा किसी चीज़ को मैं आपसे पूछूं कि आप किसी चीज़ को गिनो जो एक से ज़्यादा हो, तो आप कहाँ एक से क्यों गिनते हो? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप वस्तुओं को एक से क्यों नहीं गिनते हो? आप 0 से भी गिन सकते हो कि 0 1 2 3 4 5, लेकिन 0 1 2 3 4 5 से ना कर आप सीधा 1 2 3 4 5 से क्यों गिनते हो? यानी एक से संख्याएं क्यों गिनते हो? क्योंकि वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब जो संख्याएं एक से शुरू होंगी और अनंत पर जाकर खत्म होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इतना क्लियर हो गया ना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सेकंड जो हमारा आता है दूसरा नंबर वो होता है हमारा पूर्ण संख्याएं। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, एकदम लिटिल सा अंतर है। क्या अंतर है? कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके आगे अगर हम 0 लगा दें, अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम 0 लगा दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती। देखो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी? 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक थी? अनंत तक थी। यानी 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। अब इन संख्याओं के आगे हमने 0 ऐड कर दिया, बन गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब आपको बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। और आपसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक होती है 1, सबसे छोटी पूर्ण होती है 0। तो इतना क्लियर हो गया ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। अब हम अपनी अगली संख्या पढ़ेंगे जो कि होती है हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसके ऊपर तो आपके मैथ में पूरा चैप्टर है परिमेय संख्या के ऊपर, तो आपको परिमेय संख्या अच्छे से पढ़ना है। तीसरी संख्या हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब p/q इसमें एक कंडीशन होती है, क्या होती है कि जो q होगा ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब q नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर q कभी 0 हो जाएगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। तो इतना क्लियर हो गया ना कि परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और परिमेय संख्याओं में q हमेशा 0 नहीं होता है, हमारी परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ से परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा फैक्ट जान लें कि जो p होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश। p को बोलते हैं अंश और q को बोलते हैं हर। p को बोलते हैं अंश, q को बोलते हैं हर। तो इतना याद रखना, p के स्थान पर जो संख्या होगी उसको बोलेंगे अंश, q के स्थान पर जो संख्या होगी उसको बोलेंगे हर। तो परिमेय संख्या एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना परिमेय संख्या।
कौन सी होती हैं। अगला जो हमारा आता है 4 नंबर, वो होता है अपरिमेय संख्या। अगला होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। देखो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। परिमेय का मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके, आ लग गया ना, आ मतलब नहीं, तो अपरिमेय का मतलब जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे होता है हमारा √3, √7, √11, √13। अच्छा, इस रूट का मतलब आपको पता है? इस रूट को कहते हैं कि ये किसका वर्ग है। अभी वर्ग की एक वीडियो आएगी आपकी, लेकिन यहाँ पर अगर हम संख्याएं पढ़ रहे हैं तो इतना जान लें बस, क्योंकि इतना ही यहाँ पर पूछा जाता है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5, √7, √13। तो इतना क्लियर हो गया ना कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करते हैं अपनी पूर्णांक की, कि हमारा पूर्णांक क्या होता है। तो 4 हेडिंग हमने पढ़ चुकी हैं। कौन कौन सी? पहली पढ़ ली मैंने प्राकृतिक संख्या, दूसरी पढ़ा मैंने पूर्ण संख्या, तीसरी पढ़ा मैंने परिमेय संख्या और चौथी पढ़ा मैंने अपरिमेय संख्या। अब पांचवी जो हमारी आती है, पांचवी वो होती है हमारा पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक मतलब होता है जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो अगर पूर्णांक को आप थोड़ा अच्छे से या थोड़ा रुक कर स्लो मोशन में पढ़ोगे तो पूर्णांक में अगर संधि विच्छेद करोगे तो आएगा पूर्ण धन अंक, यही तो होगा पूर्ण धन अंक। तो इसका मतलब होता है पूर्णांक। तो पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक, यही तो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण हो गया। अब अंक, देखो पूर्णांक का मतलब होता है जो हमारे पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्याएं होंगी और वो धनात्मक भी होंगी, ऋणात्मक भी होंगी। अब धनात्मक तो मैंने लिख दिया, अब ऋणात्मक कैसे लिखेंगे? -5, -4, -3 से लेकर अनंत तक, यानी कि जो हमारी पूर्णांक होंगी वो पूर्ण संख्याएं ही होंगी। बस केवल अंतर इतना रहता है कि ये जो होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 बिल्कुल सेंटर में है, 0 की उस तरफ संख्या हमारी धनात्मक में है और 0 की इस तरफ संख्या हमारी ऋणात्मक में है। जैसे -5, -4, -3, -1, -0 ऐसे करके सब हमारी हो जाएंगी माइनस में और इधर है हमारी प्लस में। तो ये होता है हमारा पूर्णांक। तो आई होप कि आपको पूर्णांक समझ में आया होगा। अगली संख्याएं आती हैं हमारी सम संख्याएं। अब सम संख्या किसे कहते हैं? देखो सम संख्याएं जो हमारी होती हैं वो संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं। तो बात करें हम लोग सम संख्याएं की, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं हमारी कौन संख्याएं कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कह दिया 24, तो विभाजित का मतलब क्या होता है? होता है भाग, पूरा भाग चला जाए। तो अगर 24 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो मेरा तो कट जाएगा, 2 एक कम हो जाएगा 2, ये कट गया, बच गया 4 और 2 दूनी कितना हो गया? 4, ये भी कट गया। तो हमारी 24 क्या होगी? ये होगी हमारी सम संख्या होगी। अच्छा नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया 48, चलो मैंने कह दिया 60। अब 60 को जब 2 से भाग करेंगे, चेक करना है सम है कि विषम है, तो सम चेक करने के लिए 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 60 को, कितना हो जाएगा? 2 3 6, कट गया, 0 बचा, यही 0 यहाँ पर उतार लेंगे, शेषफल 0 बचा, यानी पूर्णतया विभाजित हो गई। तो हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इतना क्लियर हो गया सम संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए पूरी बेसिक क्लास है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेस, अगर आप मैथ का बेस नहीं समझ पाओगे तो आप मैथ के सवाल कैसे हल करोगे? क्योंकि अगर घर बनाना है तो सबसे पहले हमको उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। अगर नींव नहीं मजबूत करेंगे तो हमारा घर अच्छा कैसे बनेगा? ठीक उसी प्रकार अगर मैथ का बेस नहीं समझेंगे तो मैथ के हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। तो इसीलिए हमको बेस एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला जो हमारा आता है वो होता है हमारा विषम संख्याएं। 6 नंबर हमारी जो होता है वो होता है हमारा विषम संख्याएं। अब विषम का मतलब क्या होता है? देखो विषम और सम ये दो आप कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2 से समथिंग में आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा कक्षा 2 से।
कि सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है। तो सम को तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब विषम क्या पढ़ोगे? सम का ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा हमारा विषम होता है। सम का ठीक उल्टा हमारा विषम होगा। सम क्या था? 2 से विभाजित था, लेकिन विषम हमारा क्या होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। जो विषम संख्याएं होंगी हमारी वो 2 से विभाजित नहीं होंगी, और सम क्या होता है? 2 से विभाजित हो जाता था। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, कहा चेक करके हमको बताओ क्या 13 विषम है कि सम है। तो अगर आपको चेक करना है सम है कि विषम है, पहले सम चेक करोगे तो आप क्या करोगे जी? 2 से भाग करोगे तो 2 संख्या कितना होता है? 12 से पहले 1 बच गया, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब ये पूर्ण विभाजित नहीं हुई, तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। एक और मैंने एग्जांपल बताया, जैसे बता दिया 15, तो क्या 15 2 से भाग है जी? हमको पता नहीं, हम करके देखेंगे। तो जब 2 से हम भाग करेंगे तो 2 सत्ती होता है हमारा 14, बच गया 1 शेष पर, तो हमारा 15 भी जो है सम विषम संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमने संख्या पढ़ा, संख्या कितने प्रकार की होती है उसको पढ़ा, प्रत्येक संख्या के बारे में पढ़ा कि संख्या होती क्या है और उन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपनी परिमेय संख्या से, जो कि आपके सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर है कि परिमेय संख्या के बारे में कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी परिमेय संख्या होती क्या है, इससे संबंधित हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे। चलो अब पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। अब हम लोग सीखेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्या है उसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। अच्छा, जैसे मैंने कहा 1/2, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आप बताओगे जी सर ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। मैंने पूछा क्यों है? तब आप बताओगे जी सर जी ये तो 1/2 के यानी P/Q के रूप में लिखी है, और यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। अच्छा, एक और मैंने बता दिया, जैसे मैंने कह दिया और लगा दिया, यहाँ पर और लगा दिया, और दूसरी लिख दिया मैंने 2/4। क्या ये परिमेय है? तो ये भी परिमेय है। सॉरी 2/4 नहीं लिखेंगे, नहीं, यही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने लिख दिया 2/7 लिख दिया मैंने। एक है हमारी 1/2, दूसरी है हमारी 2/7। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपको जोड़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 1/2 और 2/7 को जोड़ो, तब आप कैसे जोड़ोगे? देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो अभी घटाओगे कैसे, गुणा कैसे करोगे, भाग कैसे करोगे, तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे समझना है। अब यहाँ पर और जहां लगा है, जहां पर आपको और दिखे इसके ठीक नीचे आपको लगाना है प्लस। जी मैंने प्लस लगा दिया। अब क्या करना है हमको? 1/2 जैसे था वैसे 1/2 लिख लेना है, और यहाँ पर 2/7 जैसे था उसके 2/7 भी लिख लेना। तो इतना क्लियर हो गया। पहला स्टेप मैंने क्या किया, और को हटाया, प्लस को ऐड किया, जैसे संख्या थी उसी को एज कॉपी पेस्ट मार दिया। उसके बाद अब आपने पढ़ा होगा कि लासा और मासा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका हर है, अभी मैंने बताया हर क्या होता है, हर क्यों के स्थान वाली सब संख्याएं क्या होती है? हर होती। अगर हर बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक हर ले लेना, ऊपर वाली को जोड़ लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे? देखो जब हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम होता है हमको हर को बराबर करना है। अगर परिमेय संख्याओं को आपको सॉल्व करना है तो हर को तो पहले बराबर करना ही पड़ेगा। अगर हर बराबर नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को एकदम पक्का गलत कर दोगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करें? अगर आपने पढ़ा है एलसीएम या एचसीएफ, आपने पढ़ा है ना, यानी हाई कॉमन फैक्टर और लो कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा है, यानी लासा मासा तो पढ़ा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हर बराबर नहीं होता है तो अपनी जितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर तो 2 हैं, लेकिन आगे अगर लंबा सवाल आ जाएगा तब भी अभी यहीं से क्लियर कर ले। जब जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनका हर का क्या लेते हैं हम लोग? लासा। हर का क्या लेंगे? लासा। हर हमारा कितना है? 2 और 7। तो 2 और 7 का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 2 को 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 7 कटेगा नहीं, 7 को ऐसे लिख लेंगे।
7 से काटेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, ये पूरा पूरा कट गया ना हमारा बच्चा 2 और 7। अब 2 और 7 को क्या करेंगे, जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और जो आता है वही हमारा होता है लासा। अगर 7 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि लासा हमारा कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे का 7, 7 दूनी कितना हो जाता है 14। यानी कहने का मतलब लासा को हमको 14 बनाना है, तो 2 में किससे गुणा करें कि 14 हो जाए, और 7 में किससे गुणा करें कि 14 हो जाए। तो आप तो 2 की टेबल पढ़ो कि 40 यानी 14 से ज्यादा ना हो तो क्या कहोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ती कितना होता है 14। तो आपने 7 से क्या कर दिया गुणा। ठीक उसी प्रकार 7 में किससे गुणा करो कि 14 हो जाए, तो 7 में करोगे 2 से गुणा, 7 दूनी 14। तो आप कहोगे कि आप मेरा सवाल तो लगभग 50% सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, अभी नहीं सॉल्व हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब कभी अंश या हर में हम लोग किसी संख्या से गुणा या हर भाग करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, कहने का मतलब चाहे अंश में जो करेंगे या जो हर में करेंगे वो अपने आप अंश में हो जाता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 से गुणा किया हर में, तो 7 से गुणा हमको अंश में भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या किया, 2 से गुणा किया हर में, तो 2 से गुणा हमको अंश में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल होता है, ये परिमेय संख्याओं का रूल होता है कि अगर आप परिमेय संख्या के हर में कुछ भी करते हैं तो वही प्रक्रिया आपको अंश में भी करनी पड़ेगी। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है स्टेप वो क्या आएगा, 7 एकम 7 गुणा कर लेंगे, और 7 दूनी कितना आ जाता है हमारा 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मैंने केवल मल्टीप्लाई किया है बस। उसके बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, 2 दूनी कितना होता है 4, और 7 दूनी कितना होता है 14। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे हर क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि बराबर हो गए। आपके हर बराबर हो गए। जब आपके हर बराबर हो जाए तब आपको करना क्या है, एक हर ले लेना है। तो एक हर हम यहाँ पर लेंगे, हो जाएगा 14। भाई हर बराबर है तो मैंने एक हर ले लिया 14, ऊपर कितना बचा। अब जब आप एक हर ले लोगे तो आपको हर दोबारा नहीं लिखना, जो ऊपर बचे वही लिख लो। ऊपर कितना बचा, 7 बचा, और कितना बचा 4 बचा। तो 7 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 4 होता है 11, बटे का कितना हो गया 14। जी आपका सवाल लग के एकदम तैयार हो गया। हम देखो एकदम बेस से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाएगी तो आप फटाक से 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट जो हम सवाल देखते हैं वो अभी देखो हम कितनी जल्दी से लगाएंगे। जो हमारा अगला सवाल है वो भी हमको परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि जब जोड़ पढ़ रहे हैं तो जोड़ को एकदम खत्म ही कर दें कि दोबारा हमको जोड़ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, जैसे मैंने दूसरा नंबर सवाल कह दिया कि 7/8 और 7/8 और 2/32 को सॉल्व करना है आपको। कहने का मतलब 7/8 और 2/32 को सॉल्व करना है। पहला काम क्या करोगे, बराबर और को हटाओगे, क्या लगाओगे प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा 7/8 प्लस का आ जाएगा 2/32। मैंने जैसे पिछले बताया ठीक वैसे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ टाइम थोड़ा कम लगेगा, वहाँ टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने समझा था, लेकिन यहाँ पर हम समझ चुके हैं, हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमको पहले याद रखना है कि हमारे हर बराबर कि नहीं बराबर। तो हमने देखा हमारे हर बराबर नहीं है, एक तरफ 8 दूसरी तरफ 32, तो हमने क्या किया, अब 8 और 32 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो हमारा 8 32। अब इसको काटेंगे तो आप क्या करना है, यहाँ पर पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या से काटना, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक होती है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 से भी काट सकते हैं। 2 चौके कितना हो गया 8, 2 एक कम 2, 1 बचा 12, 2 छन 12, फिर सम 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। अब फिर से सम आ गया 2 और 8, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके कितना हो गया हमारा 8। फिर से हम सम है तो 2 से फिर से काट देंगे, तो 1 बचा ना, यहाँ पर 1 बचा। अब इसको 2 से नहीं काटना है, अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 2 दूनी हमारा हो जाएगा 4, और 2 एक कम कितना हो गया 1। अब आपको याद रखना है कि आपको इसको तब तक काटना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। अगर 1 आ गया बस भैया रुक जाना है, 1 जैसे आए तैसे आपको सॉल्विंग बंद कर देनी है। फिर करना क्या, जो यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त किए, 2 2 2 2 करके जितने बार प्राप्त हुए उसको करना है मल्टीप्लाई।
कितने बार प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई मतलब गुणे में लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ये हो गया हमारा एलसीएम, क्या आ गया 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हमारा आ गया एलसीएम। अब करना क्या है, अभी जो प्रोसेस मैंने बताया कि आपको यहाँ पर 32 लाना है तो किससे गुणा करो, 8 के टेबल पर हो कि 32 आना चाहिए बस। तो क्या करेंगे, 8 चौके 32, अब नीचे गुणा किए तो ऊपर तो ऑटोमेटिक गुणा होना चाहिए। अब क्यों होगा, क्योंकि भैया ये जो लोग हैं ये बाप बेटे हैं, अगर आप बाप को छेड़ोगे तो बेटा तो ऑटोमेटिक छिड़ जाएगा। तो यही बात है, अगर आपने बाप को 50 रुपए दिए तो बेटे भी 50 रुपए मांगेंगे, को कहेंगे कि अगर मेरे पिताजी को आपने दिया है तो मुझको भी दो, क्यों नहीं दोगे, तो आपको देना पड़ेगा। सेम रूल यहाँ भी लगेगा, अगर आपने हर में किसी चीज से गुणा किया तो अंश में भी उसी चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर 32 तो पहले से था ही, अब क्या करें, अरे जी कुछ नहीं करना है, 32 है तो 32 ही रहने दो। अभी आप कहोगे सर आपने तो ये भी बताया इधर गुणा करो उधर गुणा ना करो, अरे तो भैया कर दो ना, 32 से कम 32 और ऊपर 1 से गुणा कर दो, हो गया, सही है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको करना कुछ नहीं, गुणा करेंगे। 7 चौके कितना होता है जी, होता है 7 चौके 28 और 8 चौक हो गया 32। उसके बाद प्लस तो प्लस, फिर 2 एक कम कितना होगा 2 और 32 से कम 32। ये अब मेरा क्या हुआ कि मेरा हर बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक हर ले लेंगे, तो एक हर लेंगे 32। अब हमको पता जब हम एक हर लेते तो क्या अंशों को जोड़ लेते, तो अंश कितने हैं हमारे 28 प्लस का 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 2 30 बटे का 32। तब आप कहोगे कि सर मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 30 बटे 32 मेरा सवाल लग गया। लेकिन अभी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अभी आपको छोटे रूप में इसको करना है। कैसे, देखो ये सब हमारी सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याएं हमको पता है कितने से कटती हैं, 2 से कटती है, तो 2 से हम इनको काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पर 28 प्लस 2 को जोड़ लिया, हो गया 30 और हमारा हर था 32, तो मैंने 32 लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर मेरा तो क्वेश्चन लग गया, जी नहीं, अभी आपका क्वेश्चन नहीं लगा है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि अंश हर, अगर अंश हर, मेरी बात को जरा गौर से समझना, अगर अंश हर दोनों सम है, कहने का मतलब अगर अंश हर दोनों सम है तो 2 से भैया काट डालो, जितनी बार कटे, याद रखना। अगर अंश हर हमारे सम है तो 2 से आपको डिवाइड कर देना, भी भाग कर देना। अब 2 से भाग करोगे 30 को तो कितनी बार जाएगा 2, यानी 15 दूना 30, बटे का चिन्ह तो बटे का चिन्ह मान दो। 32 को काटोगे तो 16 दूना 32, लो भैया आपका आंसर हो गया 15 बटे 16। आप अगर इतना भी लिखते तब भी आपका आंसर गलत नहीं था, बट हम जब पढ़ ही गए हैं तो हम पूरा पढ़े, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे देगा तो आप सॉल्व करोगे। आपने तो 30 बटे 32 लाया, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, वहां पर है 15 बटे 16। अब कहोगे कि सर वो हाई फाई स्टडी वाले सर ने गलत पढ़ाया, तो नहीं, आपको गलत कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको प्रॉपर एक अच्छी वीडियो दी जाएगी, बस आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, अच्छे से नोट बनाते हुए चलना है, आप अच्छे नंबर पाओगे, ये हाई फाई स्टडी की गारंटी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। देखो ये तो केवल मेरे उदाहरण है, अभी जब हम लोग पूरा एक खत्म कर देंगे तब हम आपकी बुक वाले किताबों को सॉल्व कराएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है आप जितने भी इस टाइप के सवाल बनेंगे बुक में, जितने भी मिलेंगे आप उनको सॉल्व कर देंगे। तो अगला हमारा सवाल है, जरा गौर से देखना बच्चा, अगला सवाल है हमारा 9 बटे 16 प्लस का 3 बटे 64। अब इसको जल्दी से लगाएंगे, थोड़ा सा जल्दी लगाएंगे। 9 बटे 16 3 बटे 64। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं, क्या नहीं किया मैंने, और नहीं लिखा। अरे क्यों लिखूं भैया, मैंने सीधे प्लस लगाया, अरे हमको टाइम बचाना है ना, तो मैंने प्लस लगा दिया, मैंने और नहीं लगाया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर, जी नहीं बराबर, हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 64 का क्या लेंगे हम लोग लासा। अब इसको काटेंगे। अब 2 से, अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आप 2 से ना काटो, आप 16 से काट दो। कैसे, 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 4 एकम 4। लो भैया बच गया टाइम। ये कब पॉसिबल है, जब प्रॉपर आपके प्रिपरेशन चलती रहेगी। कहने का मतलब जब आप कंटिन्यू अभ्यास करोगे तब मत चुटकियों में सॉल्व करोगे आप इसको। तो 16 एकम 16, 4 एकम 4, कितने गुणनखंड आए, 16 और 4 आया तो कितना हो गया 16 चौके 64। जी मेरे लास्ट कितना आ गया
64 आ गया। अब 16 में किससे गुणा कर 64 हो जाएगा, तो 16 चौके 64 और 4 एकम 4, क्योंकि जितने से नीचे गुणा करते उतने से ऊपर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको कहानी नहीं बताया कि बाप को छेड़ोगे तो बेटा तो ऑटोमेटिक छिड़ जाएगा कि भैया तुमने मेरे बाप को क्यों ऐसा कहा। तो कहने की बात वही। अब 64 में इस चीज से गुणा करें, अरे नहीं मान तो लो भैया 1 से कर दिया मैंने, 64 एकम 64 हो गया, बस इतना क्लियर हो गया ना। अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि 64 यहाँ तो 64 यहाँ तो बराबर है। तो अगर हम लोग 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36, 16 चौके होता है हमारा 64, प्लस का चिन्ह 3 तो 3 हो जाएगा, बटे 64 तो 64 हो जाएगा, हर मेरे बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, सिंपल से एक हल ले लेंगे हम लोग। एक हल ले लिया, हमारा हो गया 64, ऊपर कितना 4, ऊपर बचा 36 प्लस का 3। अब इसको जोड़ेंगे, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है 39, नीचे 64 तो 64। अब कहो सर जी क्या ये कटेगा? अब तुम बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तुम कमेंट में बताना कि इसको और सॉल्व करेंगे कि नहीं सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर, और अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके बताना है, आंसर को कमेंट में करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है